नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। एन श्रीनिवासन एक बार फिर अपनी पुरानी जिद और पुराने रुतबे में लौट आए हैं। उन्होंने बीसीसीआई की जांच कमेटी से मिली क्लीन चिट को अंतिम सत्य मानते हुए बोर्ड अध्यक्ष की कुर्सी फिर से संभाल ली है। वो 2 अगस्त को दिल्ली में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत करने जा रहे हैं। श्रीनिवासन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बेमानी है, जिसने बीसीसीआई की जांच कमेटी को अवैध बता दिया है और नए सिरे से जांच कराने को कहा है। श्रीनिवासन को लगता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में कोई बड़ी बात नहीं है। उनके तेवर और बीसीसीआई की बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर चुप्पी अब बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या श्रीनिवासन अब सीनाजोरी पर उतर आए हैं। एन श्रीनिवासन एक बार फिर बीसीसीआई के बिग बॉस की कुर्सी पर बैठ गए हैं। उन्होंने फिर से बीसीसीआई प्रेसिडेंट का चार्ज संभाल लिया है। श्रीनिवासन के लिए अपनी पसंद की जांच कमेटी से मिली क्लीन चिट काफी है। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जांच कमेटी और क्लीन चिट दोनों को खारिज कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों आप लोग इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। एक याचिका दाखिल हुई और उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। मुझे इस पर कुछ और नहीं कहना। आईपीएल में बड़े पैमाने पर मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी में अपने दामाद गुरुनाथ मयप्पन की गिरफ्तारी के बाद श्रीनिवासन ने बड़ी मुश्किल से कुर्सी छोड़ी थी। वो भी तब जब बीसीसीआई में बगावत की चिंगारी भड़कने लगी थी। श्रीनिवासन ने इस्तीफा देने की बजाय जगमोहन डालमिया को अंतरिम अध्यक्ष बनवाया और खुद बीसीसीआई की बैठकों से दूर रहने लगे। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी उन्होंने अपने करीबी काशी विश्वनाथन को सौंप दी थी, जो उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स के अधिकारी भी हैं। लेकिन बीसीसीआई की जांच कमेटी से क्लीन चिट मिलते ही श्रीनिवासन एक बार फिर सक्रिय हो गए। बीसीसीआई के दूसरे सदस्य तो पहले से ही कह रहे थे कि क्लीन चिट मिलेगी और श्रीनिवासन की सत्ता लौटेगी। बीसीसीआई के सदस्यों को शायद तब नहीं पता था कि क्लीन चिट देने वाली जांच कमेटी की कलई बॉम्बे हाई कोर्ट में खुल जाएगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार श्रीनिवासन का बना बनाया खेल खराब कर देगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की थी और बायस के बारे में बातें की थी। और जिस तरह से और जिस स्पीड में जिस पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और जैसे कॉन्स्टिट्यूट किया उसको हमने चैलेंज किया था ये पिटीशन पे। कोर्ट ने सिर्फ एक फाइंडिंग दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई को नई कमेटी बनाकर नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया, लेकिन श्रीनिवासन तब तक अपनी पुरानी जिद पर लौट चुके थे। अब बीसीसीआई कह रही है कि हाई कोर्ट के फैसले पर कानूनी सलाह ली जा रही है। श्रीनिवासन 2 अगस्त की बैठक में मौजूद रहने का ऐलान कर चुके हैं और बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया बेखबर हैं कि आखिर श्रीनिवासन कौन सा खेल खेलने वाले हैं। 2 अगस्त की मीटिंग में अध्यक्षता कौन करेगा मैं खुद भी नहीं जानता। पहले मुझे ये समझ लेने दीजिए कि मेरी जगह कहाँ है। मेरे पास अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद श्रीनिवासन को बोर्ड की बैठक में शामिल होने, उसकी अध्यक्षता करने का कोई हक है? वो भी तब जब आईपीएल में उनकी अपनी टीम भी जांच के दायरे में है। उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन आज की तारीख में भी मुंबई पुलिस के मुलजिम हैं, जो जमानत पर हैं। श्रीनिवासन ने तो ये दावा करके खुद को बीसीसीआई से दूर किया था कि वो जांच पूरी होने तक बीसीसीआई के फैसलों में शामिल नहीं होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो बीसीसीआई की जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है। बात तो फिर वहीं आकर ठहर गई है कि श्रीनिवासन के बीसीसीआई में रहते मामले की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। विनोद लांबा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। लगता है बीसीसीआई में नैतिकता जैसे शब्द के कोई मायने नहीं है। वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी मतलब नहीं रखती और वहां पर जिम्मेदारी की भी कोई जगह नहीं है। इसीलिए देश के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट, तमाम बड़े बिजनेसमैन इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जुड़े हुए हैं, लेकिन
जब श्रीनिवासन की बारी आती है तो सब लोग चुप बैठ जाते हैं। यही लोग संसद में बैठकर बात करते हैं नैतिकता की, मानवीय मूल्यों के, समाज के पतन की और साथ ही साथ बढ़ते हुए करप्शन की। क्या ये क्रिकेट में करप्शन का मामला नहीं है? और क्यों श्रीनिवासन आखिरकार सीनाजोरी पर उतर आए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी साहब मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन साहब मौजूद हैं, मेरे साथ अमित नाइक जो कि एडवोकेट हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुंबई से तहसीन पूनावाला जो कि फाउंडर हैं youthcongress.com के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ नरेश मकानी जी जुड़ेंगे, जयवंत लेले साहब जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के। लेकिन बेदी साहब, सबसे पहले चोरी और सीनाजोरी, कौन कर रहा चोरी और कौन सीनाजोरी? श्रीनिवासन साहब। जो देश में हो रहा है वही श्रीनिवासन साहब कर रहे हैं। तो मतलब देश में जो हो रहा है, जो चोरी और सीनाजोरी हो रही है, वो बीसीसीआई को भी करने का हक है। अरे देश में आप पार्ट है ना देश के, जो देश में हो रहा है। जब श्रीनिवासन साहब मतलब कांग्रेस की सरकार चोरी और सीनाजोरी करी, ये कह रहे हैं आप? कांग्रेस कर रही है तो उसमें श्रीनिवासन साहब ने भी कर तहसीन पूनावाला, देखिए कांग्रेस चोरी भी करती है, सीनाजोरी भी करती है। बेदी साहब शायद ये बात भूल रहे हैं कि यही कांग्रेस की सरकार है जो स्पोर्ट्स बिल ला रही है, जो लड़ रही है आरटीआई को, स्पोर्ट्स सारे फेडरेशन। लेकिन श्रीनिवासन साहब का कुछ नहीं कर पा रही है, इतने बड़े बॉस हैं उनका कुछ नहीं कर पा रही है। आरटीआई आई नहीं रही, उनका कुछ नहीं कर पा रही है। बेदी साहब आप नहीं करना चाहता। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। यही कांग्रेस की सरकार है जो आप कह रहे हैं सीना और सीना चोरी, यही कांग्रेस की सरकार है जो आने जो लड़ रही है, श्रीनिवासन का कुछ नहीं कर पा रही है। श्रीनिवासन का कुछ नहीं कर पा रही है। आपके केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला वहां बैठे हुए हैं, वो क्या कर पा रहे हैं? आपको याद दिला शरद पवार जी आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक, यूपीए 2 के, यूपीए 1 के, वो वहां बैठे हुए हैं। श्रीनिवासन का बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया दीपक जी, मैं उसका जवाब दे दूं। राजीव शुक्ला जी ने इस्तीफा दिया है। सबसे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उठाई थी, जो कांग्रेस के लीडर है, सीपी जोशी जी ने उठाई थी। और श्रीनिवासन जी का दावा है कि शरद पवार जी के कहने पर हो रहा है। तो अगर आप देखें तो आप ये बात में कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है, जहां तक सवाल है, हर बात पे बाइट देने के लिए आगे आ रहे हैं। श्रीनिवासन जी पे बाइट नहीं देंगे वो, जहां तक सवाल रिएक्शन नहीं देंगे वो। कल तक ये मैटर सब जुडिस था, अब आज तो मैटर सब जुडिस नहीं, आज मैटर सब फैसला आ गया है। अब मैं कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो डालमिया जी ने कहा है कि बीसीसीआई सोच समझकर इस पर फैसला करेगी। लेकिन एक बात जानना आपको बहुत जरूरी है, राजीव शुक्ला जी वहां पर कांग्रेस के लीडर के हिसाब से वहां पर नहीं बैठे, इंडिविजुअल कैपेसिटी, वहां पर कोई कांग्रेस का रिजर्वेशन नहीं, ना कि भारतीय जनता पार्टी का रिजर्वेशन है। और जहां तक कांग्रेस एज अ पार्टी की स्टैंड है, करेक्ट, और जहां तक कांग्रेस एज अ पार्टी की स्टैंड है, कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जो आरटीआई ला रही है, जो स्पोर्ट्स बिल ला रही है, जो ट्रांसपेरेंसी इन स्पोर्ट्स के लिए लड़ रही है, जस्टिस मुग्गल की रिपोर्ट को पब्लिक किया है, और बीसीसीआई से रेजिस्ट कर रही है। कांग्रेस एक ही पार्टी है जो बीसीसीआई को भी इसके दायरे में दो चार बंदे और चाहिए कांग्रेस को ऐसा डिफेंड करना जो कांग्रेस की खुद शर्मा रहे होंगे, जो उसको आप डिफेंड करें। कसम से मतलब कांग्रेस आई अप्रिशिएट यू कि कांग्रेसियों को भी शर्म आ रही है कि आप क्या रहे हैं। ये बहस का दूसरा मुद्दा है। मैं तहसीन के पास आऊंगा। अयाज, आपको नहीं लगता कि ये पूरी की पूरी चोरी और सीनाजोरी है? देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो लीगैलिटी जो होती है उसके पीछे छुप रहे हैं, और लीगली आप इनको फॉल्ट नहीं कर सकते। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये उनको एक वो सलाह दी है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या तो उनको डाटा है उन्हें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, लेकिन वो रिट पिटिशन भी जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को उसमें रिलीफ नहीं मिली। मेरा मानना यह है कि इतना भरोसा जो था क्रिकेट पर और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो पूरा उठ गया है। और श्रीनिवासन हो, राजीव शुक्ला हो, या जो भी बीसीसीआई अब चलाना चाहता है, उन्हें ये विश्वास फिर से प्राप्त करना चाहिए। ये कहना कि ये हमारा प्राइवेट क्लब है, ये अंदरूनी मामला है, यहाँ पर जो हो रहा है इससे किसी और का मतलब नहीं है, ये मेरे ख्याल से सरासर गलत है। क्योंकि इस गेम पर 100 करोड़ लोग जो है वो बिल्कुल पागल है, और सबको इंटरेस्ट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। 121 करोड़ सर, 100 करोड़ नहीं, 121 करोड़ के अलावा आप वो भी लोग देख लीजिए जो एनआरआईज है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, और पागलों की तरह इस खेल को देखते हैं। क्रिकेट बची हुई इंडिया की वजह से, क्रिकेट वाकई क्रिकेट बची हुई इंडिया की वजह से, और ये लोग क्रिकेट का कितना नुकसान कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जयवंत लेले साहब के पास जाए, उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या फर्जीवाड़ा किया है श्रीनिवासन एंड कंपनी ने बीसीसीआई के अंदर, और किस तरह से मिली मयप्पन और राज कुंद्रा को क्लीन चिट।
गुरुनाथ मय्यप्पन को क्लीन चिट देने वाली बीसीसीआई की जो जांच कमेटी अब विवादों में घिरी है, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ श्रीनिवासन का फरेब था। आईपीएल में अपनी टीम, अपने दामाद और मालामाल क्रिकेट पर लगा दाग मिटाने के लिए श्रीनिवासन ने सब कुछ फिक्स कर दिया था। ये बोगस फ्रॉड है। ये कोई मैं ऐसा सुना है कि जो 2 आदमी की कमेटी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रखी थी, वो सब आदमी श्रीनिवासन साहब के कहने पर ही रखे गए। गुरुनाथ मय्यप्पन पर आईपीएल में सट्टेबाजी का आरोप बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही लग चुका था। उस वक्त श्रीनिवासन इसे सियासी साजिश का हिस्सा बता रहे थे। 24 मई 2013 को मुंबई पुलिस ने मय्यप्पन को गिरफ्तार किया तो श्रीनिवासन पर बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। 26 मई को श्रीनिवासन ने कोलकाता में ऐलान किया कि बीसीसीआई ने जांच कमेटी बनाने का फैसला किया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके ठीक 2 दिन बाद बीसीसीआई के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें दावा किया गया था कि 28 मई 2013 को बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल में सट्टेबाजी की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें बीसीसीआई के सचिव संजय जगदाले, मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस टी जयराम चौटा और जस्टिस आर बालासुब्रमण्यम शामिल हैं। इस जांच कमेटी पर पहले दिन ही सवाल उठने लगे थे क्योंकि कमेटी में शामिल दोनों रिटायर्ड जज चेन्नई के थे, श्रीनिवासन के अपने शहर के। कहा तो ये भी गया कि जांच कमेटी के दोनों सदस्य मय्यप्पन के वकील के करीबी हैं। खैर, ये कमेटी जांच शुरू करती उससे पहले ही संजय जगदाले ने खुद को बीसीसीआई से ही पूरी तरह अलग कर लिया। उन्होंने बीसीसीआई के सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। बीसीसीआई की जांच कमेटी के बारे में असली पोल तब खुली जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने कमेटी गठित करने की प्रक्रिया की खोजबीन शुरू की। आदित्य वर्मा के सवालों के जवाब में बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले और पूर्व कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने कहा, 28 मई 2013 को बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल की किसी बैठक की जांच कमेटी में सदस्यों का नाम किसकी सिफारिश पर तय हुआ। संजय जगदाले ने बताया कि उन्हें जांच कमेटी गठित होने की जानकारी 30 मई को प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी के लेटर के जरिए मिली। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने इसी आधार पर जांच कमेटी को चुनौती दी कि बिना गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाए जांच कमेटी कैसे गठित हो गई। सवाल वाजिब था क्योंकि संजय जगदाले उस वक्त बीसीसीआई के सचिव थे और अजय शिर्के कोषाध्यक्ष। बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो और सचिव को भनक तक न लगे, ऐसा अजीबोगरीब मामला पहली बार सामने आया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपने दामाद और अपनी आईपीएल टीम को क्लीन चिट दिलाने के लिए श्रीनिवासन ने जांच कमेटी बनाने का ड्रामा रचा? क्यों बीसीसीआई के बाकी सदस्य इस तमाशे को सच साबित करने में जुटे रहे, जबकि ये सीधे सीधे बीसीसीआई सदस्यों की आंखों में धूल झोंकने का मामला था। गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने जांच कमेटी का ऐलान होते समय क्यों इस झूठ की पोल नहीं खोली? और अगर वाकई श्रीनिवासन और बीसीसीआई के बाकी सदस्य जांच के जरिए सच बेनकाब करना चाहते थे तो फिर उन्होंने मुंबई और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने तक का इंतजार क्यों नहीं किया? कुलदीप श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस जांच कमेटी में हर तरफ गड़बड़ झाला था, जैसा कि आपने देखा, और इसी गड़बड़ झाले को मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये जांच कमेटी पूरी तरह से गलत थी। जयवंत लेले साहब, कब से शुरुआत हुई क्रिकेट में इस फर्जीवाड़े की? हाँ, क्या मेरे फिर से बोलो। नहीं, मेरा ये कहना है कि कब से शुरुआत हुई क्रिकेट में इस तरह के फर्जीवाड़े की? ऐसा कोई है नहीं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जब तक था, जब तक बिल्कुल हाई क्लास था। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ जो बोर्ड चलाती है वो संजय जगदाले और अजय शिर्के दोनों के लिए प्रेसिडेंट के डिक्टेशन के मुताबिक ही उनको चलना था।
मैन यूज टू डिक्टेट कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्रिकेट एसोसिएशन जो बोर्ड क्रिकेट चलाता है उसका सेक्रेटरी और ट्रेजरर को अगर खुद की चलाने का नहीं है, इसके लिए वो लोग ने राजीनामा दे दिया कि ट्रेजरर को अगर खुद की चलाने का नहीं है, इसके लिए वो लोग ने राजीनामा दे दिया कि वो इट वाज ऑल डिक्टेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। एंड वो जाहिर है कि दोनों को मालूम नहीं था कि जांच कमेटी बनाई गई है, वो वन इज सेक्रेटरी एंड वन इज ट्रेजरर। आप समझ सकते हो कि कितना श्रीनिवासन का ऑफिस काम करता है। और एक बात सुन लो कि श्रीनिवासन साहब ने क्या नहीं किया। 2-3 साल पहले उनने एक बोर्ड का जो रूल था कि जब बोर्ड का प्रेसिडेंट एवरी 3 इयर्स फ्रॉम डिफरेंट जोन से आएगा, वेस्ट जोन से, ईस्ट जोन से, नॉर्थ जोन से, एंड दैट वाज बाय रोटेशन। तो उसको जब खुद को 6 साल चाहता था, इसके लिए वो रोटेशन उसने बंद कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। एंड सेकंड थिंग, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होता था वो 3 साल के लिए होता था, बाद में उनको थैंक यू उड़ेगा बिकॉज द मैन वुड कम फ्रॉम द नेक्स्ट जोन। तो उसको खुद को भी 6 साल मांगता था, इसके लिए वो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट भी 3 साल से 6 साल बढ़ा दिया। ये सब उसने खुद के लिए किया है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आईपीएल का, उसमें क्लियर कट लिखा है कि एनी मेंबर of any family member of the franchise owner does any misconduct, both of them has to go. The Chennai Super Kings also has to go and Mr. Srinivasan also has to go. और it is very बिल्कुल प्रूव हो गया है कि बैयप्पन हैज एग्रीड विद द बॉम्बे पुलिस कि मैंने बेटिंग किया, दैट इज द बिगेस्ट मिसकॉन्डक्ट एंड उसको थैंक यू भी बोलना चाहिए। सवाल ही नहीं आता है कोई थैंक यू भी बोलना चाहिए। लेकिन श्रीनिवासन साहब ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से अमित नाइक साहब और नरेश मकानी जी। अमित नाइक साहब, जिस तरह से श्रीनिवासन साहब ने फिर से पदभार संभाल लिया है, क्या इसके खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे? देखिए, पहले मैं कोई चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट का नाम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, नॉट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। पहली बात। दूसरी बात, ये जजमेंट मेरे ख्याल से ऐतिहासिक है और इसमें जो जजमेंट ने कहा ये समझना जरूरी है। पहले तो हमने लेटर्स लिखे थे संजय जगदाले को और अजय शिरको को, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि दे वर नॉट अवेयर। जो रत्नाकर शेट्टी ने एफिडेविट फाइल किया था उसमें उन्होंने ये नहीं बता पाए कि किस तरह से ये मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। मोर इंपॉर्टेंटली, सारा टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बारे में ही बोला गया। अभी इतनी अहम मीटिंग अगर होती है तो क्या वो टेलीफोन पे होती है, कौन से रूल्स के नीचे होती है? रत्नाकर शेट्टी के एफिडेविट ने ये कंप्लीट खुलासा नहीं किया। और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया ये समझ लीजिए। एफिडेविट और रिजॉइंडर जो हमने फाइल किया था उसमें ये कहा गया, कोर्ट ने ये कहा कि द पिटिशनर हैज एक्सप्रेस्ड एंड स्टेटेड दैट देयर आर नो डिटेल्स एज टू विच मेंबर्स एंड हाउ दे वर कॉल्ड। देयर इज नो रिस्पॉन्स टू दिस बाय द रिस्पोंडेंट्स, यानी कि इसका रिस्पॉन्स बीसीसीआई या श्रीनिवासन कर नहीं पाई, पहली बात। दूसरी, ये फैक्ट के बेसिस पे कोर्ट ने यह कहा कि एब्सेंट दिस इंडिकेट्स अ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट श्रीनिवासन डिड हैव अ रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। नाउ दिस ऑब्जर्वेशन, दिस फाइंडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, कोर्ट ने हमारे फेवर में यह कहा कि देखिए ये एलिगेशंस काफी सीरियस है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन फेवर ऑफ द पिटिशनर एट दिस स्टेज is that the petitioner has made out a prima facie case that Srinivasan was involved in the formation of the commission. The least that must be said in favor of the petitioner is that the respondents, that is BCCI and Srinivasan, have not established that Srinivasan had no role to play in the formation of the commission. और क्या कह सकता है कोर्ट? अगर ये कोर्ट कहता है और इसके बाद कोर्ट की जो लास्ट पेनल्टिमेट पैराग्राफ में फाइंडिंग है ये है कि कमीशन वॉज नॉट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इन वायलेशन ऑफ द ऑपरेशनल रूल्स। इसके बावजूद कोर्ट ने सहम रख के कोर्ट ने एक ही चीज कही है कि देखिए, इवन इफ वी आर करेक्ट इन आवर व्यू दैट द कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्री टू द ऑपरेशनल रूल्स, इट वुड नॉट एंटाइटल दिस कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेश कमीशन एट दिस स्टेज। कोर्ट ने किसी तरह की डायरेक्शन नहीं दी है कि फ्रेश कमीशन की जाए, लेकिन इसके फाइंडिंग के बेसिस पे श्रीनिवासन को या बीसीसीआई को खुद कंसिडर करना है।
हालांकि जब ये जजमेंट प्रोनाउंस कल कोर्ट में हुई थी तो खुद बीसीसीआई के काउंसिल ने स्टे मांगा था, जो कोर्ट ने रिफ्यूज किया था। इसका मतलब यह है कि बीसीसीआई, मेरे ख्याल से एक लार्जर इशू है दीपक जी इसमें, किसकी जीत या किसकी हार पे जाने से पहले इसमें यह समझना है कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मेंटेनेबिलिटी पे थ्रू है। सबसे अहम चीज यह है कि इतने इंपॉर्टेंट स्केलिंग रिमार्क्स और फाइंडिंग्स जब कोर्ट ने दिए हैं, बीसीसीआई इसके ऊपर क्या करती है यह देखना जरूरी है। और मेरे ख्याल से क्रिकेट लवर्स के लिए और जुडिशरी के लिए यह बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसलिए मेरे ख्याल से इतना जरूरी बनता है कि क्या बीसीसीआई ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइंडिंग्स वो क्या करना चाहती है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और बीसीसीआई, मैं आपको बता दूं अमित जी, बीसीसीआई से कोई उम्मीद मत रखिए, कुछ नहीं करने वाली है वो। बीसीसीआई कुछ नहीं करने वाली है। इसीलिए मेरा अगला सवाल सीईओ ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार से है, नरेश जी से। नरेश जी, क्या जिस तरह से श्रीनिवासन साहब ने फिर से कुर्सी संभाल ली है, उसके बाद आप क्या फिर कोर्ट जाएंगे? देखिए, नहीं देखिए, इसमें दीपक जी मुझे मैं आता हूं अमित जी, आपके पास आता हूं। मिनट से बोलने दीजिए। हाँ, मैं आता हूं आपके पास। नरेश जी जवाब दे दे। हमारी जो पिटीशन है वो लिमिट, जी नरेश जी सुन पा रहे हैं मेरी बात? क्या आप फिर से श्रीनिवासन साहब के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने पदभार संभाला है नरेश जी, उसको लेकर? देखिए, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन और क्रिकेट के साथ ये वाकया आज तक जुड़ा हुआ है। और मेरी एक क्रिकेटर के नाते, क्रिकेट प्रेमी के नाते श्रीनिवासन जी से यही दरखास्त होगी कि इस वाकये को बरकरार रखा जाए और मुंबई उच्च अदालत ने जो आदेश दिया है उसकी अवहेलना वो ना करे। और बीसीसीआई का एक अपना ही कानून है कि जो कोई भी बीसीसीआई का सदस्य किसी भी कानूनी दायरे में आता है तो उसको उसका पालन भी करना पड़ता है, और अगर उनके खिलाफ कोई दूसरा क्रिमिनल एक्शन भी हो तो वो बीसीसीआई में नहीं रह सकता है। और जब श्रीनिवासन साहब ने 2 महीने पहले खुद ही कहा था 2 जून को कि जब तक जांच कमेटी के पूरे आदेश नहीं आ जाते हैं, मैं और अन्य लोग पाक साफ नहीं होते हैं, तब तक मैं बीसीसीआई में वापस नहीं आऊंगा। तो रविवार को जो कुछ भी उनकी द्वारा गठित की हुई कमेटी ने जो कुछ भी ऑर्डर दिए, जिसको मुंबई उच्च अदालत ने मंगलवार को 30 जुलाई को खारिज कर दिया है, तो उनको ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए वापस आने का कोई सवाल बनता नहीं है, सिवाय के अब जो भी नई कमेटी का गठन होगा, नए जांच सिरे से होगी और उस पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसका उनको पालन करना है। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने भी कल चार्जशीट दायर की है और चार्जशीट में उन्होंने बीसीसीआई, उनके 3 खिलाड़ी, राजस्थान रॉयल्स के काफी लोग पार्टी बने हैं, तो उनका जो कुछ भी जब तक वो चार्जशीट क्लियर नहीं होती है, और मैं जानता हूं मुंबई क्राइम ब्रांच की भी चार्जशीट कुछ दिनों में आएंगी। और मेरे जहन में और एक मामला है जो मैंने खुद 29 मई को बंबई की किला कोर्ट अदालत में बीसीसीआई और उनके 6 पदाधिकारियों के खिलाफ एक क्रिमिनल केस धारा 202 के तहत ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है, जिसकी जांच मरीन ड्राइव पुलिस कर रही है, और उस जांच का रिपोर्ट 2 सितंबर के पहले कोर्ट को देना है, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन को। तो वो क्रिमिनल पिटीशन है। तो इस तरह के ये 3 पिटीशन चार्जशीट के सिवाय जवाब देना, उससे पाक साफ निकलना, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी किसी पद पे आने की बात है, सिर्फ श्रीनिवासन जी के लिए नहीं, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, श्रीनिवासन साहब ने घोषणा की है कि 2 अगस्त को होने वाली दिल्ली में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में आएंगे और अध्यक्ष के तौर पर आएंगे। और वहीं जगमोहन डालमिया, जो उनका कामकाज अभी तक संभाल रहे थे, उनका कहना यह है कि उन्हें भी नहीं पता कि इस वर्किंग कमेटी की बैठक में उनकी हैसियत क्या होगी। हरपाल सिंह बेदी जी,
क्या लगता है आपको, क्या बीसीसीआई की विश्वसनीयता बचेगी इस तरह की हरकत होगी? मैंने बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया ये क्या ये हो रहा है। बीसीसीआई में श्रीनिवासन साहब ने कहा कि साहब मेरी मेजॉरिटी है, कोई स्टालिन का मुल्क तो है नहीं, हिटलर का, उन्होंने कहा जी मेरी मेजॉरिटी है, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब शोर पड़ा मीडिया का, ये सारा मीडिया का खेल शोर है, ये जैसा कांग्रेस की गवर्नमेंट करती है ना, हमारे आप बुरा न मनाएं, जब शोर पड़ता है तो इंक्वायरी कमीशन बैठा दो, जैसा रेल गेट हुआ, कोल गेट हुआ, इंक्वायरी कमीशन बैठा दो, जब ठंडा होता है तो फिर वापस आते हैं। तो ये इन्होंने बीसीसीआई वो बीसीसीआई ने किया कि जब वो चला उसका, जब वो चला ये ज्यादा उन पर अटैक हुआ, उन्होंने कहा चलिए साहब ये रामचंद्र जी की तरह बनवास ले देंगे, खड़ाऊ रख देंगे और आ जाएंगे। अब सवाल ये हुआ इतनी जल्दी क्या थी, और कुछ नहीं। श्रीनिवासन जी को बार बार आप अटैक ना करें। श्रीनिवासन जी जब जा रहे हैं बीसीसीआई की सपोर्ट से जा रहे हैं, ये तो है नहीं कि उन्होंने ताला लिया और खोल दिया। आपने जब से ये इंक्वायरी कमीशन आई, किसी ने ये कहा एक्सेप्ट लेले साहब जो कि बाहर बैठे हुए हैं कि ये आई वाश है, एक बंदे ने नहीं कहा श्रीनिवासन हैज फुल राइट टू से कि आई हैव फुल सपोर्ट। यहां तो बीसीसीआई कहे नहीं हम नहीं मानते, किसी बंदे ने कहा, अरुण जेटली ने कहा, चिराजी शुक्ल ने कहा, किसी ने कहा शरद पाटिल की फ्रॉड हुआ। इतनी बड़ी, अगर यही सपोज गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होती ये हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट, तो कांग्रेसियों ने छोड़ डाल देना था कि रिजाइन करो, या बीजेपी वालों ने छोड़ डाल देना था। मगर क्योंकि ये यूनाइटेड फ्रंट है बीसीसीआई का, इसमें सब मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी छोटी पार्टी बड़ी पार्टी सब जो श्रीनिवासन साहब कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है, सब मिले हुए हैं। यही हो रहा है, जो देश में हो रहा है वो श्रीनिवासन साहब ने पार्ट ऑफ द कंट्री, ही नोज हाउ सबसे पहले बुलडोज हिज वे एंड ही सेड ही हैज। सबसे पहले मैं बेदी साहब को हर जो देश में हो रहा है वो श्रीनिवासन मैं बेदी साहब में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, कोई कानून ही नहीं है। तो बोलिए, मैं बेदी साहब के हर स्टेटमेंट को गलत ठहराऊंगा। नहीं ये नहीं, हर स्टेटमेंट कैसे गलत हुआ? हर स्टेटमेंट को पहले उन्होंने कांग्रेस पे टिप्पणी की, कांग्रेस ने किसी को भी रिहैबिलिटेट नहीं किया, किसी को भी नहीं, उल्टा बीजेपी ने रिहैबिलिटेट किया। लेकिन मैं कांग्रेस बीजेपी का इशू नहीं बनाना चाहता हूं। सेकंड चीज, शायद बेदी साहब ने पढ़ा नहीं है, पीके देव स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने कैटेगोरिकली स्पोर्ट्स मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, दे डू नॉट वेलकम श्रीनिवासन कमिंग बैक। जितेंद्र सिंह क्या फर्क पड़ता है? मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूं, उसी पर मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने उस पर उन्होंने जवाब दिया। अब जो नायक साहब कह रहे थे कि जो उनका रिट पिटीशन है, मैं आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसी भी एसोसिएशन को इस तरह से डायरेक्ट भंग नहीं कर सकती, इसलिए जो ये स्पोर्ट्स बिल ला रही है उसमें स्पोर्ट्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ला रही है, जिसमें सारे डिस्प्यूट्स वहां पर सॉल्व हो। जो नायक साहब ने पीआईएल डाला या रिट पिटीशन डाला, मैं नायक साहब लॉयर है और मैं खुद एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, रिट पिटीशन प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं डाल सकते। रिट पिटीशन पीआईएल केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आते हैं। प्लीज लेट मी फिनिश, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन दिया, पर रिट पिटीशन को डिसमिस किया। ये सब लूप होल्स है, आज ये लूप होल्स है हिंदुस्तान में, इसलिए हम टुकड़ा नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस की सरकार एक ला रही है, एक स्पोर्ट्स बिल ला रही है, एक रेवोल्यूशनरी स्पोर्ट्स बिल ला रही है, जिसकी वजह से ये सारे जो डिस्प्यूट्स है, सारे डिस्प्यूट्स, एक सेकंड नायक साहब, मैं आपकी एक सेकंड नायक साहब एक सेकंड, ये सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। अब ये स्पोर्ट्स बिल क्या एंटाइटल करता है कि किसी भी आदमी को 2 टर्म से ज्यादा नहीं मिल सकता। अब ये स्पोर्ट्स बिल क्या एंटाइटल करता है, आप आरटीआई के दायरे में आते हैं। अब ये स्पोर्ट्स बिल क्या एंटाइटल करता है, 25% स्पोर्ट्स पर्सन आपके सिलेक्शन कमिटी पे हो। अब ये स्पोर्ट्स बिल क्या एंटाइटल करता है, श्रीनिवासन साहब पे हजार आप चेंज तो कर रहे हो, आप लॉ के हिसाब से जाइए, लॉ आप खुद घूम रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं मैंने पॉकेट में घूम रहे बीसीसीआई वाले, नहीं होगा थोड़ी पॉकेट में रखे घूम रहे बीसीसीआई वाले, लॉ को तो पॉकेट को सरकार अरुण जेटली साहब इसलिए आवाज उठा रहे हैं। पहले मैं बता रहा हूँ, राजीव शुक्ला साहब ने इस्तीफा दिया हुआ है। आईपीएल खत्म हो गया था, आईपीएल सॉरी अरुण जेटली साहब इसलिए कुछ नहीं कह रहे, अनुराग ठाकुर इसलिए कुछ नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी इसलिए आईपीएल अरुण जेटली खत्म हो। आप एक बात जान लीजिए दीपक भाई आप एक बात जान लीजिए, सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, अरुण जेटली ने आज तक नहीं बोला, अनुराग ठाकुर ने आज तक नहीं बोला। इन्होंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इनकमिंग प्रेसिडेंट अरुण जेटली है। नॉर्थ ईस्ट का रोटेशन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को बनना था प्रेसिडेंट, ये ईस्ट जोन को बनना था प्रेसिडेंट। अरुण जेटली ने हड़प लिया प्रेसिडेंट की जगह, इसलिए अरुण जेटली कभी भी श्रीनिवासन जी का विरोध नहीं करेंगे। अगर कोई विरोध कर रहा है वो केवल कांग्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बिल लाके लीगली कर रहे हैं। स्पोर्ट्स बिल लाके लीगली आया, आपको कोई
तथ्य नजर आ रहा है, ट्रुथ नजर आ रहा है तहसीन जो कर रहे हैं? बिल्कुल। आप मुझे फैक्ट्स पर काउंटर करूंगा दीजिए, फिर उसके बाद मैं आप पर आता हूँ, पॉइंट पे काउंटर करेंगे। बेदी साहब कोई और सफेद बाल वालों को भी बात करने दें। नहीं, मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना, मैं नहीं मानता हूं कि बीसीसीआई या किसी भी अमित में आ रहा हूं आपके पास। मुझे सिर्फ, और अमित शायद जो बताएंगे क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया था पिटीशन, कि क्या ये पिटीशन रिलीफ नहीं मिला है? अमित शायद जो बताएंगे क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया था पिटीशन, कि क्या ये पिटीशन रिलीफ नहीं मिला है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार को? क्योंकि श्रीनिवासन से आज जब बात हुई या कल भी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये रिलीफ नहीं मिली है पिटीशन को, या ये इनका ऑब्जर्वेशन है तो ठीक है, लेकिन रिलीफ नहीं मिली है पिटीशन को, और रिलीफ नहीं मिली है इसलिए मैं जाके फिर से प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और अटेंड करूंगा मीटिंग। उनका ये मानना है। क्या ये सही है अमित जवाब दीजिए, बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। बिल्कुल। और इसका जवाब यही है कि हमने बहुत से रिलीज पूछे थे, उसमें से ये भी रिलीज पूछे थे कि फ्रेंचाइजीज को डिसमिस किया जाए जिनके खिलाफ फाइंडिंग थी। हमने वो रिलीज, जब हमने मैटर आर्ग्यू की थी, वो प्रेस नहीं किए थे। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर और पहली प्रेयर ये थी कि ये पैनल जो है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये गलत है। कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स के समय भी हमने यही कहा कि वी आर आर्ग्यूइंग सिंगुलरली अ पॉइंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पैनल इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, and that is exactly what the court has held, first of all. Secondly, ये कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस नहीं की है, ये कोर्ट ने ये सारे ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स, the petition has been allowed on the basis of this finding and the petition has been then disposed of in terms of these terms. So therefore ये कहना गलत है। और इंपॉर्टेंट ये चीज है कि as far as the petitioner is concerned, जो दूसरे मेरे फ्रेंड ने एक पॉइंट रेस किया, सारी चीज जो लोकस के बनते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, वो सारी हमारे कंटेंशंस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए, और सारे जो कंटेंशंस रिस्पोंडेंट ने मेंटेनेबिलिटी पे रेस किए थे वो खारिज किए। तो therefore on the maintainability and on the basis of Lalit Modi's case, the petition is maintainable. और जो रिलीफ की बात है, हमारी जो रिलीफ ये थी, लीगल मैटर, तो अभी इनके खिलाफ तो कार्रवाई करिए ना तहसीन, अभी क्यों नहीं कर रहे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये दायरे में नहीं आते तो इन्हें इंडिया का इस्तेमाल करना, इंडिया शब्द इस्तेमाल करना नहीं होगा। बड़े सुहावने लगते हैं तहसीन, बड़े सुहावने। नहीं, जितेंद्र सिंह जी ने कहा है नॉट फॉल इन प्लेस, उन्हें इंडिया शब्द इस्तेमाल, इंडिया का जो नाम है इस्तेमाल करना नहीं। अमित से पूछते हैं, अमित कंक्लूड करें अपनी बात। अमित बताइए, कंक्लूड करिए। सी द स्पोर्ट्स बिल इज, देखिए, स्पोर्ट्स बिल इज नॉट द इश्यू ऑफ दिस पिटिशन, लेट्स पार्क इट फॉर द मोमेंट। पहली बात। दूसरी बात, जो कोर्ट ने हमारी कंटेंशन जो नहीं एक्सेप्ट की, जो दूसरी रिलीफ थी, वो ये थी कि हमने कहा था कि यू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू पैनल। उसके बारे में कोर्ट ने यही सिर्फ कहा है कि वी आर होल्डिंग दैट द पैनल वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड प्रॉपर्ली, but it would not entitle this court to constitute a fresh probe panel. This does not mean that our relief is not granted. We leave it at this stage in the writ petition. BCCI is at liberty to take steps as it deems fit. Now BCCI has to think in view of this observation. ये सारे जो observations court ने दिए हैं, BCCI को डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। जब फाइंडिंग्स और स्केलिंग ऑब्जर्वेशंस है कि ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो श्रीनिवासन है, ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोबेबिलिटी, एंड बीसीसीआई आंसर नहीं कर पाए, तो दैट मीन्स व्हाट? सो लेट अस नॉट बिलिटल द जजमेंट। ये ऐतिहासिक जजमेंट है, जिस तरह से आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो गलत है, और ये कहना कि पिटिशन डिसमिस हुई है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर ये पिटिशन डिसमिस हो रही थी तो क्यों बीसीसीआई के वकील ने, जब कल प्रोनाउंसमेंट हुई, कोर्ट ने स्टे मांगा, जो स्टे रिजेक्ट हो गया। चलिए ठीक है अमित जी, मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी बात। ये ऐतिहासिक निर्णय है जी। आज दीपक एक खुलासा मैं चाहता हूं कि ये जो अमित से एक खुलासा चाहता हूं कि ये जो ऑर्डर है जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये क्या लीगली बाइंडिंग है या मॉरली बाइंडिंग है? बिल्कुल नहीं बाइंडिंग है, बिल्कुल नहीं बाइंडिंग है। इसलिए श्रीनिवासन साहब कुर्सी में जाके बैठ गए। अमन, बाइंडिंग है कि नहीं? When a court gives a finding, I will answer that question. Let me answer your question. When a court gives a finding, it is for those findings are obviously binding. That is the reason why obviously they want to deal with it and ask for stay. You can't talk about just morality. Of course, morality is a bigger issue. Correct. If there is why would the court
make an observation and a finding to the effect that there is probability that respondent number 2 was involved. This is not just in the passing, this is what is pronounced in court and forming part of the order. तो ये कहना कि ये फाइंडिंग बाइंडिंग नहीं है, गलत होगा, गलत होगा। ये आगे ना अमित, मैं आपको बता दूं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, ये कोर्ट ने सीधे सीधे नहीं कहा है। आप इसको, मैं इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकता हूं कि श्रीनिवासन जी अगर नहीं मानते हैं, अगर नहीं कार्रवाई करते हैं, तो आपके पास कोर्ट के पास जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जयवंत तेले साहब, उससे बड़ा सवाल ये है, देखिए कोर्ट ने नहीं कोर्ट ने जो हमारी बात नहीं मंजूर की, मैं ओपनली कहना चाहता हूं, हमने प्रेयर मांगी थी कि यू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेश पैनल। That is not what the court has permitted and it has allowed BCCI to take a decision. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, BCCI ले चाहे ना ले, आप कोर्ट भागते रहिए and constitutes the panel. ठीक है, आप कोर्ट भागते रहिए, कोर्ट को कहते रहिए कि इन्होंने नया पैनल नहीं बनाया, बताइए साहब आप क्या करना है। लेकिन जयवंत लेले साहब, उससे बड़ा पर्टिनेंट सवाल ये बनता है कि आखिरकार श्रीनिवासन साहब का क्लाउड इतना बड़ा क्यों है कि शरद पवार का कैंप भी उनसे डर रहा है, मेजोरिटी भी उनके साथ है, अरुण जेटली भी उनके साथ हैं, अनुराग ठाकुर भी उनके साथ है, राजीव शुक्ला भी उनके साथ हैं, फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ हैं, कई जोन्स के प्रेसिडेंट्स उनके साथ हैं। आखिर उनमें क्या है ऐसा, क्यों इतना क्लाउड बड़ा है जिसके नाम से पूरे देश और दुनिया में थू-थू हो रही है? आखिर बीसीसीआई के मेंबर्स उनको हटने के लिए क्यों नहीं कह सकते? ऐसा क्या पकड़ रखा है, किसकी उनकी उनमें क्या है ऐसा? मुझे भी समझ नहीं पड़ता है कि वो उसमें क्या है। आप समझ सकते हो कि जब संजय जगदाळे और अजय शिर्के छोड़ के गए और सीधा बोल के गए कि ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स, दैट इज द एंड ऑफ मिस्टर श्रीनिवासन। एंड जो आईपीएल के जो मालिक है, उनका जो जमाई है, वो जो बंबई में पकड़ा गया, उसने कबूल किया कि मैंने बेटिंग किया है। तो ये मिसकंडक्ट नहीं है तो और क्या है? अगर ये मिसकॉन्डक्ट है तो श्रीनिवासन साहब ने हटना ही चाहिए। दूसरी बात सुन लो, आपको मालूम होगा जब श्रीनिवासन साहब हटने की बात आई तो पुराने एक प्रेसिडेंट है, उनको पूछा गया कि आप प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे क्या? तो उसने सीधा बोल दिया कि एक बोर्ड में 2 प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, एक काम चलाऊ और एक आप हट जाएंगे, वो नहीं चलेगा, आप इस्तीफा दो, मैं बनने को तैयार हूं। जब उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, बाजू में हट जाऊंगा, तो बोले कि नहीं, वो हो ही सकता नहीं, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैनॉट बी देयर, इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट। राहुल मेरा क्रिकेट एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं। अगर राहुल चाहते तो क्या करेंगे? राहुल आप इतनी नजदीकी से जानते हो खेल की स्ट्रैटेजी को, मुझे बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मकानी साहब मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन राहुल मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खेल के मामलों के जानकार हैं, कई फोरम पर इस पर लड़ाई लड़ते रहे, इन एसोसिएशंस के खिलाफ बोलते रहे हैं। राहुल आखिरकार श्रीनिवासन का क्लाउड इतना क्यों है कि ऑल पार्टी एक बीसीसीआई है, उसको उन्होंने अपनी उंगली पर नचा रखा है? इतनी थू-थू हुई बीसीसीआई की, लेकिन अरुण जेटली बोलने को तैयार है उनके खिलाफ, ना राजीव शुक्ला बोलने को तैयार है, ना अनुराग ठाकुर बोलने को तैयार है, ना फारूक अब्दुल्ला बोलने को तैयार है, ना नरेंद्र मोदी बोलने को तैयार है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ये, आप मेरी पीठ को खुजलाइए, मैं आपकी पीठ को खुजलाऊंगा। सारे के सारे इसमें कोई भी पाक साफ नहीं है। आपने जितने भी अभी नाम लिए, ये तो एक थैंकलेस जॉब है। अगर आप इसमें से कुछ कमा नहीं रहे, आप अपना समय दे रहे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न में, तो मैं तो ऐसे जॉब को जो मेरी प्रतिष्ठा को कम कर रहा है, मीडिया में मुझे थू-थू दिला रहा है, मैं तो रातों रात उसको रिजाइन कर दूंगा। लेकिन क्या आपने अरुण जेटली साहब का रेजिग्नेशन कभी सुना? क्या आपने अनुराग ठाकुर का सुना? क्या आपने राजीव शुक्ला का सुना? क्या आपने शरद पवार का सुना? क्या आपने किसी का भी सुना? मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो कुछ ना कुछ तो है, चुंबक लगा हुआ है, और चुंबक जो है बहुत तगड़ा है। दूसरी बात, आपने कभी ये पूछा बीसीसीआई से पिछले 2.5 दिन में कि आपने फॉर्जरी कमिट करी है बीसीसीआई के ऑफिस ने? और मैं सीधा का सीधा जो निशाना डाल रहा हूं वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में डाल रहा हूं, एन श्रीनिवासन जी के ऊपर, कि आपने जगदले साहब के नाम पर प्रेस रिलीज करा, और जगदले साहब ने अपनी कल की प्रेस रिलीज में क्लियरली कहा है कि मैंने ये सिग्नेचर नहीं करा है, ये मैंने प्रेस रिलीज नहीं दी, मुझे तो पता भी नहीं ये बॉडी बनाई किसने है, ये 2 मेंबर अपॉइंट किसने किए हैं। तो ये फॉर्जरी जिसने कमिट करी है, क्या अरुण जेटली साहब ने एफआईआर लॉन्च कराई? क्या शशांक मनोहर जो दिग्गज वकील हैं बीसीसीआई के,
जो उनको हर मिनट में एडवाइस करते हैं कहां जाना है, कैसे इस दाव पेच को कैसे खेलना है, इसकी अपील में कैसे जाना है, इसका स्टे ऑर्डर कैसे लाना है, इन्होंने आज तक फॉर्जरी की कोई एफआईआर दर्ज कराई? नहीं कराई। तो क्यों नहीं कराई? इन्होंने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो बीसीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है, इन्होंने क्या कोशिश भी करी? मान लो हार जाएंगे, मान लो लोग नहीं है इनके साथ, अपनी पाक साफ दिखाने के लिए अपने आप को इन्होंने एक शब्द भी करा नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है 2 महीने पहले, जब श्रीनिवासन को स्टेप असाइड करवाते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जैसे जयवंत लरे कहते हैं स्टेप असाइड तो कुछ होता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या जेटली साहब ने कुछ बोला? क्या शशांक मनोहर ने कुछ बोला? क्या अनुराग ठाकुर ने कुछ बोला? ये सारे के सारे भाई साहब देखिए क्या है, गेम क्या है। अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो अरुण जेटली हैं। आप उनसे पूछ लीजिए क्या अगले प्रधान आप नहीं हैं? अगर वो नहीं बोलते और वो बोलते हैं कि कोई और है तो उनका नाम बता दीजिए। ये कहा ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है कि अगले प्रधान जो है वो अरुण जेटली बनेंगे, तो वो क्यों किसी को नाराज करे? उनको तो वोटें चाहिए सबकी। दूसरी बात, ये सारे के सारे कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो सबको गद्दी से प्यार है। वो क्यों इस एप्पल कार्ट को उल्टाएं? आज कल 2000 में जगमोहन दालमिया थे, उसके बाद शरद पवार आए, उसके बाद ललित मोदी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में आ गए एज चेयरपर्सन, उसके बाद शशांक मनोहर आ गए, उसके बाद अब अरुण जेटली आने वाले हैं, अभी श्रीनिवासन जो है, ये सारी मिली भगत है। जब आप हैं हम आपको तंग नहीं करेंगे, जब हम आए आप हमें तंग मत करना। हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलती रहे, लोग जो हैं जब तक हम नहीं करेंगे हमें तो मीडिया भी जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। आप जैसे अमित कह रहे हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज उसी वक्त करते हैं, लेकिन मीडिया में आप बोलते हैं हम अभी पढ़ रहे हैं, हमें अभी पता नहीं है, हम अपनी स्ट्रैटेजी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कोर्ट में आप अपनी याचिका पहले ही दाखिल कर देते हैं, स्ट्रैटेजी आपकी तैयार है। तो ये जो कानूनी दावपेच हैं, ये इनको कौन सिखा रहा है? ये कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो दिग्गज हैं जो इनको ये सब चीजें सिखा रहे हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। ये सारे के सारे इसमें सारे के सारे एक जैसे हैं। कोई रिजाइन क्यों नहीं कर रहा, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये बड़ा मुद्दा है। श्रीनिवासन को छोड़ दीजिए, पहले ललित मोदी थे, उससे पहले शशांक मनोहर और शरद पवार थे, उससे पहले जगमोहन दालमिया थे जिनके खिलाफ इन्होंने केसेस डाले सारे और अब विड्रॉ कर लिए। अजरुद्दीन के खिलाफ ये अपील नहीं करते मैच फिक्सिंग में, जो कि मैच फिक्सिंग का मुद्दा है, देशद्रोही का मुद्दा है, उसके खिलाफ ये अपील नहीं करते, मरने देते हैं उस जजमेंट को कि ये फाइनल हो जाए। लेकिन अगर श्रीनिवासन के खिलाफ कोई जजमेंट आ जाती है तो आधे घंटे के अंदर सारे के सारे लॉयर जो हैं याचिका दाखिल करने चले जाते हैं। तो इनकी प्रायोरिटीज जो है वो गद्दी है, इनकी प्रायोरिटीज क्रिकेट नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज क्रिकेट प्रेम नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज देश प्रेम नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज खेल को आगे बढ़ाना नहीं है, इनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि फेविकोल का जोड़ है, कुर्सी के साथ चिपके रहो, बस। फेविकोल का जोड़ है। नरेश जी, क्या क्रिकेट राजनीति की हकीकत यही है? दीपक जी नहीं, दीपक जी, मैं राहुल की मेहरा की बात से पूरे तरह से सहमत हूं। अमित एक मिनट, एक दूसरे मुद्दे पर हैं। लेकिन क्रिकेट में नरेश जी बोलिए आप। दीपक जी, मैं राहुल की बात से सहमत हूं। राजनीति या राजनीतिज्ञ लोग जो बीसीसीआई में आते हैं वो सभी एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। बीसीसीआई के क्रिकेट सेंटर में मैंने खुद देखा है, वहां न कोई कांग्रेसी है, न कोई बीजेपी का है, न कोई अन्य पार्टी का है। वहां इनकी अपनी मिली भगत है, तू चल मैं आई, अभी ना जाओ छोड़ के क्योंकि दिल अभी भरा नहीं, ऐसी बातें वहां होती है। लेकिन मेरा एक ये कहना है कि जो क्रिमिनल पिटीशन मैंने दाखिल की है, मैं आपके स्टूडियो में ये कॉपी लेके बैठा हूं, क्रिमिनल पिटीशन मेरी 202 के तहत है। मैं ये कहना चाहता हूं आज कि यह वही 202 सीआरपीसी की धारा है जिसमें उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था मध्य प्रदेश का। और ये क्रिमिनल पिटीशन मैंने सिर्फ बीसीसीआई नहीं, मिस्टर एन श्रीनिवासन, मिस्टर संजय जगदाले, मिस्टर अनुराग ठाकुर, मिस्टर राजीव शुक्ला, मिस्टर अरुण जेटली और गुरुनाथ मैयप्पन के खिलाफ की है, जिसमें मैंने 8,700 करोड़ का आईपीएल 6 का टोटल टर्नओवर है, जिसका 54%
फ्रेंचाइजी को जाता है। हम सोचते हैं कि इस बार मुंबई जीता, चेन्नई सुपर किंग जीता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूना हार के भी उसको 54% में 6% मिलता है, 40% बीसीसीआई के सेंट्रल पूल में जाता है। ये बीसीसीआई की बात छोड़ दीजिए, बात है आईपीएल 6 के गवर्निंग काउंसिल में जो गफला हुआ है, जो गड़बड़ी हुई है, जो स्पॉट फिक्सिंग पाई गई है, मैच फिक्सिंग पाई गई है, उसकी बात है। आप सिर्फ श्रीनिवासन साहब को क्यों दोषी देते हैं? आज राजीव शुक्ला साहब कहां बैठे हैं? आईपीएल के कमिश्नर है, चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफा दिया। देते हैं। आज राजीव शुक्ला साहब कहां बैठे हैं? आईपीएल के कमिश्नर है, चेयरमैन है, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन पे लॉन्च नहीं की। थर्ड टर्म था, उन्होंने लिया। अनुराग ठाकुर था, एमपी होते हुए, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हुए, ईडन गार्डन के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग को फेयर प्ले का अवार्ड देते हैं। जो टीम मैच फिक्सिंग में फंसी हुई है, ये आप क्या बात कर रहे हैं? चलिए, मानी मैंने आपकी बात, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, इसीलिए मैं कंक्लूडिंग कमेंट की तरफ जाऊंगा। पुलिस स्टेशन में जाकर सभी को जवाब देना पड़ेगा। मानी मैंने आपकी बात। तहसीब हुए तो क्या हुआ? तहसीब, आपके ऊपर आरोप कि आपकी सरकार पूरी तरह आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरह बैठी हुई है और द्रौपदी यानी क्रिकेट का चीरहरण हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सरकार केवल क्रिकेट ने सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन को स्पोर्ट्स बिल के नीचे, स्पोर्ट्स बिल के दायरे में साल हो गए, कब लाएगी आपकी? शरद पवार साहब खुद कैबिनेट की मीटिंग में उसका विरोध करते हैं, आपके प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो खुद कहते हैं कि आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। अजय माकन सर, मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज आप मुझे बोलिए। अजय माकन जी ने ये प्रोसेस शुरू क्या, मेरा फ्लो टूट जाता है सर। अजय माकन जी ने ये प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद जितेंद्र सिंह जी आगे ले जा रहे। राहुल मेहरा इस पैनल पर है, वो भी थे, उन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया, पर वो थे इस पैनल में। और जो स्पोर्ट्स बिल है ये रेवोल्यूशनरी, राहुल रेवोल्यूशनरी है, राहुल एटलीस्ट ये लॉ को आने दीजिए, उसके बाद आप देखिए कितने सारे चेंजेस होते हैं। 9 साल आपकी सरकार को 2 टर्म से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। 9 साल को आपकी सरकार को 70 साल की उम्र के बाद आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हो, 70 साल की उम्र के बाद आप कमिटी में नहीं रह सकते हो। यू आर अंडर आरटीआई। और राहुल गांधी जी को बड़ी अच्छी लगती है, आपके सारे केसेस स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ये आपने तस्नीम साहब को बड़ा एक पतली घड़ी से जाने का मौका दे दिया, क्योंकि ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा ना देगी, ना उसे बिल ने आना है। बहस हो गई श्रीनिवासन साहब की, इनके सारी पार्टी सपोर्ट कर रही है श्रीनिवासन साहब को। बहस ये हो रहा है कि वो आप आने तो दो स्पोर्ट्स बिल मिलावा जाए, स्पोर्ट्स बिल नेवर कम देयर। अभी कहाँ आएगी? सॉरी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा श्रीनिवासन जी के बारे में क्या सबसे पहला स्टेटमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तब भी कहा था, अब भी पीके देव जी ने कहा था, यू शुड स्टेप डाउन। गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर का पोजीशन है। राहुल मेहरा कंक्लूजन कमेंट। देखिए, ये स्पोर्ट्स बिल एक मखौल है। मैं स्पोर्ट्स बिल की रीड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था। मेरे को तो अचंभा हुआ जब मेरे को ये पता चली कि वहां कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं मेंटेन करी जा रही थी। मैंने बार बार लिखत में बोला कि ये हम ट्रांसपेरेंसी बिल ला रहे हैं और सबसे बड़े नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी हम ही रीड्राफ्टिंग कमेटी बन के बैठे हैं। कोई मिनट्स नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अगर आप बिल देखें, अजय माकन जो बिल लाए उससे ये बहुत पीछे ले गए हैं उस बिल को। पूरी की पूरी बीसीसीआई इन्होंने बाहर निकाल दी बिल से। सिर्फ 2 मुद्दों में इन्होंने बिल में राहुल मैं इस डिबेट में आपके साथ हूं। बीसीसीआई बिल के दायरे में और उस बिल में इन्होंने क्लैरिफाई किया है, बीसीसीआई को सिर्फ आरटीआई के अंदर डाला। नहीं 6 एग्जम्पशंस डाली। मैं उसमें मेंबर था, मुझे लेकिन वो चेंज किया गया। जस्टिस मुग्दल ने कल राहुल जी, जस्टिस मुग्दल ने कल बताया, जस्टिस मुग्दल ने कल बताया एग्जम्पशंस नहीं दिया गया। आई वॉज अ पार्ट, यस, बीसीसीआई इसके दायरे में अभी है। जस्टिस आपको इतनी आपको राहुल जी, मैं बता दूं आपकी गलत फहमी है, मैं आपको बता दूं राहुल जी, मैं आपको बता दूं जस्टिस मुग्दल ने कल क्लैरिफाई किया है, जस्टिस मुग्दल ने कल क्लैरिफाई किया है राहुल जी। तो फिर सारे वो बीसीसीआई भी एवरी अदर फेडरेशन ना नौमन तेल होगा ना राधा ना आरटीआई ना नौमन तेल होगा इसका के दायरे में आएगा और सारे फेडरेशन की तरफ सारे स्पोर्ट्स बिल कहीं नहीं है।
बीसीसीआई इसके दायरे में आता है। बीसीसीआई को कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। जस्टिस मुग्दल ने इस बात को स्पष्ट किया है। आप शरद पवार जी बैठते हैं, राजीव शुक्ला बैठते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मेरे पास फिलहाल ट्रांजैक्शन, लेकिन एक बात मैं एक बात चलते चलते स्पोर्ट्स बिल के बारे में कहना चाहता हूं तहसीन, और वो ये है, आपको अच्छी नहीं लगेगी कि ना कभी नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, क्योंकि ये बात हम कई दशक से सुन रहे हैं कि इस तरह का बिल आएगा। मैं एक आपको इस तरह का नहीं व्यक्तिगत अटैक ना करें। आज आपने डिफेंस किया कांग्रेस का, इवन कांग्रेस ही विल बी हैविंग सेकंड थॉट कि क्या हुआ। बिल्कुल सेकंड थॉट। बेदी साहब का फाइनल कमेंट, और इसी कमेंट पर हम इस बहस को यहाँ पर रोकते हैं। लेकिन खेलों के अंदर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खेलों की सफाई बहुत जरूरी है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे या पीछे कभी न कभी कोई कदम उठाएगी और इस मिली भगत के नेक्सस को तोड़ेगी। फिलहाल ये असंभव सा नजर आता है।